स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। देश में पेपर लीक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। पुलिस का एग्जाम हो या पीसीएस की परीक्षा हो, हर एग्जाम में पेपर लीक का डर बना ही रहता है। मेडिकल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर प्रोफेसर और टीचर की योग्यता तय करने वाला हर एग्जाम में पेपर लीक हो ही जाता है। बिहार हो या फिर राजस्थान हो, यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, शायद ही कोई ऐसा राज्य इस वक्त बचा है जिसे पेपर लीक की घटना से दो चार ना होना पड़ा हो। जहां पेपर लीक नहीं हो पाया तो वहां सेंटर मैनेज हो जाता है, जैसे कि गुजरात के गोधरा में हुआ। अगर वो भी फुल प्रूफ हुआ तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी गड़बड़ झाला कर देती है। यानी कि कुल मिलाकर मतलब ये है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को भी ये डर सताता रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। पेपर लीक की महामारी पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने पहले एंटीडोट तैयार कर दिया और अब उसे लागू कर दिया है। जैसे कि वैक्सीन की मदद से कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया गया, ठीक उसी तरह से पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है। ये कानून है क्या? इस कानून को लागू करने से कैसे पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी? सालुआ गैंग पर कैसे लगाम कसा जाएगा? पेपर लीक में शामिल अफसरों का क्या होगा? सेंटर मैनेज करने वालों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? आपको इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, लेकिन पहले बात नीट पेपर के लीक की। एनटीए देश भर में 16 परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। उसमें से एक नीट एग्जामिनेशन है, जिसकी परीक्षा 5 मई को देश भर के 4700 से ज्यादा सेंटर्स पर आयोजित की गई थी। लेकिन पटना में पेपर लीक का खुलासा हुआ। 1.5 महीने पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, ताकि पेपर लीक की तह तक पहुंचा जा सके, पेपर लीक गैंग का खात्मा हो सके। हालांकि दूसरी ओर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि 5 मई को नीट एग्जाम से पहले पटना में पेपर लीक हुआ था। हालांकि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन पटना में ईओयू की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको उस खुलासे के बारे में बता रही हूं। अभी जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो 5 मई को पटना पुलिस को सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद हुई थी, जहां छात्रों को सवाल और जवाब रटवाए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर की को जला दिया गया था। यह उसी जली हुई आंसर की और क्वेश्चन पेपर की तस्वीर है। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्वेश्चन पेपर के जो राख मिले, उस राख से ईओयू ने जांच शुरू की तो इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच में ये बात सामने आई और उसके मुताबिक नीट का पेपर पटना से नहीं बल्कि झारखंड से लीक हुआ था। झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से व्हाट्सएप ऐप के जरिए पेपर सॉल्वर गैंग के पास भेजे गए थे। दरअसल पटना में पुलिस को जो नीट एग्जाम की जली हुई बुकलेट मिली थी, उसका नंबर था 6136488। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जब गहन से जांच की तो यह पता चला कि जली हुई बुकलेट का नंबर जो 6136488 है, वो हजारीबाग का है। और इस बात की जानकारी ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को दे दी। साथ ही जली हुई बुकलेट की फॉरेंसिक जांच के लिए ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल पेपर की मांग की थी, लेकिन करीब 1.5 महीना बीत गया। इसके बाद भी एनटीए की तरफ से ईओयू को जांच के लिए ओरिजिनल पेपर नहीं दिया गया है। अब ये सवाल उठने लगे कि आखिर एनटीए बिहार ईओयू को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर शेयर क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण क्या है? नीट एग्जाम के पेपर लीक का कनेक्शन सिर्फ झारखंड के हजारीबाग से ही नहीं है, बल्कि देवघर और रांची से भी है। देवघर से आज पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ हो रही है ताकि पेपर लीक की गुत्थी को सुलझाया जा सके। अब मैं आपको एक कार की तस्वीर दिखा रही हूं। जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही कार है जिसे पेपर लीक का पर्दाफाश हुआ। नहीं तो किसी को शायद पता भी नहीं चलता कि पटना में पेपर लीक हुआ और कोई मुन्ना भाई डॉक्टर भी बन चुके हैं। ये वही कार है जो 5 मई को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ ली थी। पटना के शास्त्री नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सॉल्वर गैंग इस इलाके में चक्कर लगा रहे हैं, पेपर लीक की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग बढ़ाई और इसी दौरान ये व्हाइट कलर की डस्टर कार आती हुई नजर आई, जिस पर नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ था। पुलिस पहले तो गाड़ी की चेकिंग करने के लिए हिचकी, क्योंकि ये सरकारी गाड़ी थी।
लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो इसके डैशबोर्ड से छात्रों के रोल कोड मिले। कार में इस वक्त ड्राइवर के अलावा मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंद्र और एक परीक्षार्थी का पिता भी इसी कार के भीतर बैठा हुआ था। इस कार के डिटेल्स को जब हमने इंटरनेट पर चेक किया तो ये पता चला कि ये कार, जिसका नंबर था JH01BW0019, रांची की है। ये कार रांची के HEC कॉलोनी के सेक्टर 2 के पते पर रजिस्टर्ड है। अब परिवहन विभाग की साइट पर भी हमने चेक किया, वहां पर जो डिटेल हमें देखने के लिए मिली उसके मुताबिक इस पर जो नाम लिखा है उसे अगर आप डिकोड करेंगे तो लगता है कि किसी अविनाश कुमार के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है, जिसने सेकंड कार खरीदी थी, क्योंकि उसके नाम के आगे सेकंड ओनर लिखा हुआ है। फिर उसके घर का पता भी लिखा है। हालांकि इस कार को यूज आरोपी सिकंदर यादवेंद्र कर रहा था, क्योंकि कार पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ था और वो दानापुर में ही जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात था। इस डिटेल में एक बात और सामने आई कि कार का प्ल्यून जुलाई 2021 में एक्सपायर हो गया था और इंश्योरेंस भी मार्च के महीने में एक्सपायर हो चुका था, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया था। जिस डस्टर गाड़ी से नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ वो गाड़ी इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये देखिए, नगर प्रशासन दानापुर, जहां पर सिकंदर यादवेंदु की पोस्टिंग है, दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर, उसका नेम प्लेट लगाकर सिकंदर यादवेंदु घूम रहा था। यहां देखिए, नगर प्रशासन दानापुर, और ये डस्टर गाड़ी, इसी डस्टर गाड़ी से खुलासा हुआ नीट पेपर लीक का, क्योंकि जिस दिन परीक्षा थी पुलिस को एक सूचना आई, एक कॉल आया और उसमें यह कहा गया कि एक उजले रंग की डस्टर गाड़ी घूम रही है परीक्षा केंद्र के आसपास शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में। और वहां जब पुलिस ने नाकेबंदी की पटना में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजवंशी नगर में, तो ये गाड़ी मिली। डस्टर गाड़ी झारखंड का नंबर है, नंबर भी JH यानी झारखंड का नंबर है 01BW0019। तो यही वो गाड़ी है जिससे सिकंदर यादवेंदु, उसके ड्राइवर बिट्टू और एक अभ्यर्थी के पिता की गिरफ्तारी हुई। 3 लोग इसमें बैठे हुए थे। तो ये वो गाड़ी, पहली तस्वीर अब सामने आई। ये गाड़ी यदि नहीं पकड़ी जाती तो नीट पेपर लीक का जो मामला है वो सामने भी नहीं आता, क्योंकि जब इस गाड़ी की बरामदगी पुलिस ने की तब पता चला कि सिकंदर यादवेंदु, और जब इस गाड़ी की छानबीन की गई तो आगे के हिस्से में, जो आगे का हिस्सा है वहां पर जो डैशबोर्ड है, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ड्राइवर बिट्टू बैठा हुआ था, उसके ठीक बगल में आगे की सीट पर सिकंदर बैठा था। और जब उसके डैशबोर्ड को खोला गया तो उसमें कई छात्रों के रोल नंबर, रोल कोड थे। 13 रोल कोड इसी गाड़ी से बरामद किया था पुलिस ने। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस रोल नंबर को खंगाला। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ही एक स्कूल है, DAV स्कूल, जो विद्युत बोर्ड कॉलोनी में है। वहां पर आयुष नाम का छात्र परीक्षा दे रहा था, उसके पास पुलिस पहुंची। प्रिंसिपल ने कहा कि अभी रुक जाइए, परीक्षा चल रही है। इंतजार किया पुलिस ने, और जैसे ही परीक्षा खत्म हुई आयुष गिरफ्तार हुआ। आयुष से पूछताछ हुई, फिर तमाम कड़ियां आगे जो सामने आ गई। लेकिन ये वो गाड़ी, डस्टर गाड़ी, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि डस्टर गाड़ी यदि न पकड़ी जाती तो शायद ये पूरा मामला सामने ही नहीं आता। शास्त्री नगर थाना के जो SHO हैं अमर कुमार, वो वहां पर पहुंचे थे और उनके साथ एक टीम थी। उस टीम ने हाथ दिया, इशारा किया डस्टर गाड़ी को। पहले इन लोगों ने भागने की कोशिश की। यहां हमें यह जानकारी मिली है कि पहले जो वो भागने की कोशिश की, वहां पर इस बात को छिपाने की कोशिश की, चूंकि आगे नेम प्लेट लगा हुआ था तो पुलिस भी थोड़ा ठिठक गई। लगा हुआ था नगर प्रशासन का, तो ऐसे में पुलिस रुक गई। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसके बाद उन लोगों ने कुछ बातें बतानी शुरू की। और उसके बाद यहाँ देखिए, जो उस सिकंदर यादवेंदु जो कि यहाँ आगे बैठा था, उसके पॉकेट की तलाशी ली गई। उसके पॉकेट में एक एप्पल का फ़ोन था, उस फोन को भी पुलिस ने खंगाला। और उसके बाद कई सारी जानकारियां सामने आने लगी और पुलिस के जो तमाम लोग थे वो तुरंत उस रोल कोड को फॉलो करने लगे। और सबसे पहले जो टीम पहुंची DAV स्कूल में, इसके अलावा जो तमाम 3 परीक्षार्थी थे, जिसमें एक अनुराग यादव भी था, और इसी गाड़ी में एक अभ्यर्थी के पिता बैठे हुए थे। और उसके पिता से सिकंदर का बड़ा करीबी रिश्ता है। झारखंड में वो जब कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था तो उसके वो मुंशी हुआ करते थे।
तो 5 मई को पटना पुलिस ने कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश किया, इसकी पूरी जानकारी एफआईआर में मिलती है। पटना के शास्त्री नगर थाने में तैनात अमर कुमार ने अपने स्टेटमेंट में पूरी घटना के बारे में जिक्र किया। बताया है कि कैसे उसे पेपर लीक के बारे में इनपुट मिला था और फिर कैसे उसने आरोपियों को पकड़ा, साक्ष्य जुटाया और फिर एग्जाम सेंटर पर जाकर कैसे परीक्षार्थी आयुष राज को गिरफ्तार किया। नीट पेपर लीक का मामला एक डस्टर गाड़ी की बरामदगी से सामने आया। डस्टर गाड़ी में परीक्षा माफिया के साथ साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिसके बारे में जानकारी मिली थी और जिस अधिकारी ने डस्टर गाड़ी को बरामद किया वो है अमर कुमार, शास्त्री नगर थाने के प्रभारी हैं। इतना तो आप बता सकते हैं कि ये बरामदगी आपने की थी? गाड़ी की बरामदगी आपने करवाई थी, आपने उसको रोका था, उसके बाद आपको चूंकि जानकारी आई, ये तो आप कह सकते हैं? हाँ, बरामदगी हुई थी, मेरे ही थाना अंतर्गत हुआ था, केस रजिस्टर्ड हुआ था। और ये जानकारी आपको गुप्त सूचना इंटेलिजेंस से मिली? हाँ, मामले का अभी अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधानोपरांत बताना उचित प्रतीत होगा। ठीक है, लेकिन ये तो तय है ना कि नीट पेपर लीक की जो शुरुआत हुई, जहां से कड़ियां पहले शुरू होती हैं, वो है डस्टर गाड़ी और उसी डस्टर गाड़ी में सिकंदर भी बैठा था, उनके ड्राइवर बैठे थे, एक और तीसरा शख्स भी बैठा हुआ। सारा कुछ एफआईआर में लिखा हुआ है। तो नीट पेपर लीक केस में ईओयू की जांच जारी है। पूछताछ में सिकंदर और उसके रिश्तेदार अनुराग यादव ने यह बताया कि एग्जाम से पहले उसे एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि मंत्री के कहने पर गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग कराई गई थी। जांच आगे बढ़ी तो कुछ और खुलासे हुए कि तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार के कहने पर कमरे की बुकिंग हुई थी। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम उस वक्त हुआ करते थे, पथ निर्माण विभाग उन्हीं के तहत आता था और इसीलिए इस मामले में उनके सेक्रेटरी प्रीतम का नाम सामने आया। पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस भी दिया गया है। नीट पेपर लीक केस में तेजस्वी के पीएस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रीतम कुमार पर पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंद्र के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रूम बुक कराने का आरोप है। बताया यह जा रहा है कि प्रीतम कुमार ने एनएचएआई के अधिकारी को फोन करके सिकंदर के लिए रूम बुक कराया था, जिसमें गिरफ्तार नीट कैंडिडेट अनुराग यादव अपनी मां के साथ ठहरा हुआ था, जो आरोपी सिकंदर का भतीजा लगता है। पेपर लीक में तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आने के बाद से बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि किसकी किसके साथ तस्वीर है वो सब जानते हैं और अगर लोगों के सामने रख दिया तो फिर सबकी पोल खुल जाएगी। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि सिकंदर लालू यादव का जेल में सेवादार हुआ करता था। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं? अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना? इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो? तो एक और नीट परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो वहीं दूसरी ओर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर चुकी है। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सोर्सेस की माने तो पेपर को 5 से 6 लाख रुपए में बेचे जाने के इनपुट सीआईबी को मिले हैं। लीक पेपर डार्कनेट और इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया गया है।
16 तारीख को ही ये लीक पेपर डार्कनेट और इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किया गया था। सीबीआई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उन लोगों के संपर्क में है जिनकी जिम्मेदारी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की और पेपर संभाल कर रखने की थी। लेकिन अभी तक सीबीआई को यह पता नहीं लगा है कि पेपर को किसने और कहां से लीक किया। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120(b) और 420 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया है। एग्जाम 18 जून को 2 शिफ्ट में किया गया था और अगले दिन यानी कि ठीक 19 जून को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को इनपुट्स मिले थे कि इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने पेपर को कैंसिल कर दिया। हालांकि री एग्जाम कराने की बात कही गई है, लेकिन नई डेट्स का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करके सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ताबड़तोड़ जांच में जुटी है और इसी बीच सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। सोर्सेस के मुताबिक जांच के लिए सीबीआई की टीम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंची है, जहां नेट परीक्षा देने वाले एक शख्स से पूछताछ हो रही है। सीबीआई को यह शक है कि इसने पेपर का कुछ हिस्सा टेलीग्राम पर अपलोड किया था और इसी को लेकर सीबीआई की टीम नेट अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है। एनटीए नीट और नेट समेत 16 परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। पिछले 9 दिनों में एनटीए ने 3 एग्जाम को या तो रद्द कर दिया या फिर स्थगित कर दिया। जो परीक्षाएं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूजीसी नेट दोनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 25 जून को ही होने वाली सीएसआईआर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग भी अभी भी हो रही है। नीट और नेट एग्जाम को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया और इसके लिए कल देर रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिस सर्विस प्रोवाइडर को नियुक्त किया गया, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूल किया जाएगा। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधियों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में इसे लेकर संसद में बिल लाया गया था। इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स था, जो साल 6 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था, लेकिन फिर शायद चुनाव के चलते इसे लागू करने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया और कल इसका नोटिफिकेशन देर रात केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। देश में पेपर लीक और एग्जाम में धांधली को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहते थे और इसे लेकर ऐसा कोई सख्त कानून भी नहीं था, जिसका फायदा अक्सर पेपर लीक गैंग उठा लेते थे। एक के बाद एक कई एग्जाम में पेपर लीक घटनाएं सामने आने लगी, जिसके बाद से ही कठोर कानून बनाने की मांग उठ रही थी और अब इस कानून के लागू होने से उन सभी परीक्षार्थियों को फायदा होगा जो सेंट्रल एजेंसियों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं या एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होते थे। मतलब यह हुआ कि अगर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में, रेलवे बोर्ड भर्ती यानी कि आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग कामिक चयन संस्थान या बैंकिंग एग्जामिनेशन में यह कानून लागू होगा। इसके अलावा आईआईटी हो, नीट हो, यूजीसी हो, नेट हो, ये तमाम परीक्षाओं को कंडक्ट करने वाली एनटीए की सभी परीक्षाओं में यह भी कानून लागू होगा। साथ ही अगर केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों या विभागों द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो भी इस कानून के दायरे में आएंगी। तो पहले नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ था, बाद में यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर अटैकिंग मोड में है। 2 दिन के बाद मोदी 3.0 में पहली बार संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इसीलिए सरकार ने इस कठोर कानून को लागू किया है,
जिससे पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को संज्ञेय अपराध और गैर जमानती श्रेणी में रखा गया, ताकि भर्ती परीक्षाओं और एंट्रेंस एग्जाम में नकल पर नकेल कसी जा सके, साथ ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर प्रहार किया जा सके, एग्जाम में गड़बड़ियों को रोका जा सके, सेंटर्स मैनेज करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। एंटी पेपर लीक कानून को बहुत ही सख्त बनाया गया है। 10 साल की जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई नकल का दोषी पाया जाता है तो उस पर फिर 3 से 5 साल की जेल और सजा होगी। उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाकर टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस के स्टाइल में दूसरे के बदले एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी सजा का अलग से प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में पकड़ा जाता है और दोषी पाया गया तो फिर उसे भी 3 से 5 साल की जेल होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं है, अगर किसी परीक्षा की गड़बड़ी में किसी संस्थान का नाम आता है तो संस्थान से परीक्षा पूरा खर्च वसूलेगा ही, साथ ही उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि एंटी पेपर लीक कानून में ऐसी कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जिसे अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, वो अब मैं आपको बता रही हूं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर लीक कराता है या उसमें फिर शामिल पाया जाता है, कोई आंसर की लीक कराता है या उसमें शामिल होता है, आंसर शीट या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करता है, गड़बड़ी करता है, कैंडिडेट के सिटिंग अरेंजमेंट से छेड़छाड़ किसी तरह से होती है, एग्जाम में लगे कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में छेड़छाड़ होता है या एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकी मिलती है, तो इस अपराध की श्रेणी में भी रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से परीक्षा दे रहे छात्रों की मदद करता है या एग्जाम में जो पहले से तय मानक हैं उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा किसी एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट अगर कोई बनाता है या नकली एडमिट कार्ड जारी करता है तो वो भी अपराधी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। तो इसे कड़ा कानून बनाया गया है। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है तो बिहार से लेकर झारखंड तक जांच चल रही है। शहर शहर नीट अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए तो वहीं देश के कुछ शहरों में भयंकर बवाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश में है? ये बड़ा सवाल है। क्या किसी के इशारे पर शहर शहर फसाद की कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? एक एक शहर की तस्वीर स्पॉट से, ग्राउंड से मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अब आप 4 तस्वीरें देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इस वक्त जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो है जोधपुर की, जहां एक विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। दूसरी तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां मासूम से रेप के आरोपी को सौंपने की मांग कर रही भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया। तीसरी तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां एक चोरी के आरोपी 20 साल के दलित युवक की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने शव को चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। और चौथी तस्वीर यूपी की बरेली से है, जहां प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। अब विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी फिरोजाबाद के बवाल की। फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। हालात इस तरह बेकाबू हो गए कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बवाल के दौरान मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जमकर पथराव किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। परिजनों का आरोप है कि आकाश की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। आकाश को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 19 तारीख को आकाश को चोरी के आरोप में जिला जेल भेज दिया गया। इस दौरान आकाश को थाने में जमकर पीटा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आरोप परिजनों ने लगाए हैं। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए। गुस्साई भीड़ कैसे पुलिस वालों को पत्थरबाजी कर रही है, उन पर पत्थर बरसा रही है। ये पूरा हंगामा गिरफ्तार युवक की मौत के बाद हुआ है। युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जमकर पथराव हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको फिरोजाबाद में हुए हंगामे की दिखा रही हूँ, जहां पर पुलिस और मृतक के परिजनों के बीच आपस में जमकर झड़प हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उनके बेटे आकाश की मौत हो गई। 20 साल का आकाश चोरी के आरोप में जिला जेल में बंद हुआ था
और बताया ये जा रहा है परिजनों की ओर से कि थाने ले जाकर उसे जमकर पीटा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया पुलिस की ओर से, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इससे गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को आग लगा दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। आवाजें सुनिए। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने सड़क पर घसीट कर पीटा। घटना में करीब 10 लोग जख्मी हुए। लाठीचार्ज फिर पथराव, दोनों तरफ से उपद्रव बाकायदा जारी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें भारत समाचार सीधे दिखा रहा है, लाइव तस्वीरें सीधे। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एम्बुलेंस का शीशा तक तोड़ दिया, स्कूटी को तहस नहस कर दिया। कई बाइक और स्कूटी में तोड़फोड़ की और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला 17 जून को शुरू हुआ। फिरोजाबाद पुलिस ने थाना दक्षिण के नगला पचिया में रहने वाले आकाश नाम के एक लड़के को बाइक चोरी के आरोप में अरेस्ट किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे 19 जून को जेल भेज दिया। 20 जून को रात में जेल के अंदर आकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 जून को इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई। आकाश की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगी और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ये मामला बढ़ता चला गया। भीड़ ने हालात, आपको बता दें कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आकाश को झूठे आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस वाले उससे रिश्वत मांग रहे थे, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई, ये परिजनों का आरोप है। जबकि पुलिस का पक्ष है कि आकाश को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, उसके साथ किसी तरीके की कोई मारपीट नहीं की गई है। आकाश के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई। क्या कहना है आकाश की पत्नी का, सुनिए आप एक बार। हम परिवार के साथ मौजूद है। आकाश की पत्नी, क्या बताया था पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था आकाश को, क्या बोला था? मेरे पास फोन आया जिस दिन पकड़े गए हैं, उसके 3 दिन बाद फोन आया है। थाने में 3 दिन रखा गया है, तो मैं काम पे थी, वहाँ पे फोन आया है कि क्या कहते तेरे पति पकड़ गए होंगे, और जिसका लड़का पकड़ा गया उसकी माँ ने फोन किया मुझे कि आकाश पकड़े गए हैं और बुलुआ पकड़े गए। तो क्या कहते हम तो हमारा बुलुआ जेल भेज दे हैं, 50,000 रुपये लग रहा है, छुड़ाने हो तो छुड़ा ले। अब मैं 100 रुपए का काम करती हूँ, कांच भी नहीं गए। अब मैं से कहाँ से एकदम 50,000 के मुंह लाऊं? रकम बहुत बड़ी होती है। 50,000 रुपए मांगे थे। 50,000 रुपए। अब उसका कोई वकील था कि यानी कोई फ्रॉड था, उसने फोन किया, उसने 50,000 रुपए मांगे, तो मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम भी कर लिया। कर्ज वगैरह करके मात्र 30,000 रुपए करने के लिए रह गए थे। तीसरे दिन तो खबर आ गई है कि मेरे पति को मार दो। तो आकाश के परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। फिरोजाबाद के एसएसपी से शोएब रजा ने इन आरोपों पर बात की, उन्होंने क्या पक्ष रखा है, सुनिए। अभी किस तरह का माहौल फिरोजाबाद में है, क्या स्थिति है? देखिए, कल शाम को थाना दक्षिण के सुहागनगर चौराहे के पास वहाँ पर एक व्यक्ति आकाश, जिनकी न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए 2 दिन उनको बीत चुके थे, वहाँ पे उनकी तबीयत खराब हुई थी। उनको जिला अस्पताल ले आया जाता है, वहाँ पे उनको डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। जब जो शव है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, इसी दौरान भीड़ और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अराजक तत्वों द्वारा असामाजिक कृत्य वहाँ पे किया गया और तत्समय आवश्यक बल जो पुलिस को ठीक लगा, उचित लगा, पुलिस द्वारा उसका प्रयोग करते हुए पुनः बहुत कम समय में शांति व्यवस्था बहाल की गई। हमारे पास वो मेडिकल कॉपी मौजूद है। हम लोगों ने घर वालों से भी वार्ता करके उनको भी ये मेडिकल कॉपी उपलब्ध करा दी है। उस मेडिकल में जो विक्टिम है उसको कोई भी चोटें होना अंकित नहीं है। इस कारण से पुनः मैं इस बात की खंडन करता हूँ कि किसी भी पुलिस के व्यक्ति द्वारा उसकी मारपीट की गई। आखिरी सवाल ये है सर, कल जो हिंसा हुई शाम के वक्त जब शव को लाया जा रहा था, उस मामले में भी हमने देखा कि आगजनी भी की गई, कई वाहन जलाए गए, कोई कार्रवाई किसी तरह से मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा कि आपसे चर्चा हुई थी अभी, कुछ सामाजिक तत्वों ने वहाँ पर ऐसे कृत्य किए जो कि नहीं करने चाहिए थे। ऐसे लोगों को हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित करना चालू कर दिया है और इस पूरे प्रकरण में
2 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें कुछ नामजद कुछ अज्ञात लोगों को हम लोगों ने उनके ऊपर ही अभियोग किया है। फिरोजाबाद के बाद अब हम बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पानी के विवाद में ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई। क्या बाग में पानी के विवाद में कोई किसी की जान ले सकता है? गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। जिसने इस खबर को सुना वो सन्न रह गया। आखिर पूरा मामला है क्या, उसकी डिटेल मैं आपको दे रही हूं। ये पूरा मामला गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र का है। मारे गए पप्पू ने वेद प्रकाश नाम के शख्स से बाग ठेके पर लिया था। रात करीब 8 बजे पप्पू रजवाहे से पानी लगा रहा था। पड़ोसी बाग के लोग आए और उन्होंने विरोध किया। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। जब पप्पू अपने दोनों बेटों के साथ रात करीब 11 बजे लौट रहा था, उस पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पप्पू और राजा की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा चांद गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। हत्या के बाद से फिलहाल इलाके में तनाव अभी तक बरकरार है। तो ये पूरा गाजियाबाद का मामला है, जहां पानी के विवाद के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पिता और 2 बेटों पर अचानक कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते आपको बता दें कि पप्पू और उसके एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पानी के विवाद ने एक परिवार के मुखिया और उनके बेटे को छीन लिया। ये तस्वीर फायरिंग में मारे गए पप्पू और उनके बेटे राजा की अभी आप देख रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए। इन दोनों को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि एक छोटे से विवाद में कोई उनकी जान तक ले सकता है। गाजियाबाद में पानी के मामूली विवाद ने कैसे 2 लोगों की जान ले ली, इस समय इलाके में कैसे हालात बने हुए हैं, क्राइम स्पॉट से देखिए हमारे संवाददाता संजय शाह की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर पानी के विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना निवाड़ी थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां पर आम के बाग में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में 15 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बीती रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वारदात को ठीक इसी जगह पे अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने ये घटनास्थल को मार्क किया है, जहां पर खून के निशान देखे जा रहे हैं और ठीक इसी जगह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि धौरली के रहने वाले 3 लोग, जिसमें से बाप और 2 पुत्र हैं, उन लोगों से विवाद हुआ था। पानी, ये जो नहर है रजवाहा, इसी रजवाहे के पानी को आम के बाग में लगाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि विवाद के बाद जो बाग के मालिक है उनको बुलाया गया और दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। लेकिन देर रात जब तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बाग से दोनों बाप और दोनों बेटे जब लौट रहे थे एक ही बाइक पर, तभी ठीक इसी जगह पर उन तीनों को बाइक से घेर दिया गया और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इस घटना में एक व्यक्ति की राजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता पप्पू को मारने के बाद इसी नहर में डाल दिया गया था, जिसका शव आज सुबह बरामद किया गया है। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित पक्ष के द्वारा जो निवाड़ी मेन मार्ग है उस पे लोगों ने जाम भी लगाया था इस घटना में कार्रवाई की मांग को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझा के शांत करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया है और जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उनकी भी पहचान की जा चुकी है। तो फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मचे हंगामे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब बात बरेली की होगी, जहां एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर तांडव मचता रहा। 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल अभी तक बना हुआ है। ये तस्वीरें यूपी की बरेली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 पक्षों में एक जमीन में कब्जा करने के इरादे से जमकर खूनी गोलीबारी चली। 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स घायल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 2 जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्लॉट पर कब्जे की ये जंग थी। हाईवे पर देखिए दिन दहाड़े कैसे बेखौफ बदमाश फायरिंग करते हुए नजर आए। आखिर दिन दहाड़े बरेली में क्यों फायरिंग हुई, इसकी डिटेल भी मैं आपको दे रही हूं। वारदात इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पीलीभीत रोड की बजरंग ढाबे के पास की है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए।
एक प्लॉट को लेकर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय नाम के एक शख्स के बीच में विवाद चल रहा था। ये पुराना विवाद था। अचानक राजीव राणा जेसीबी लेकर पहुंचा और प्लॉट पर कब्जे की कोशिश करने लगा और इसी बीच दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। पास के एक मकान में छत पर टहल रहे एक शख्स की गोली लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब बरेली में कैसे दिन दहाड़े फायरिंग हुई उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। जमीन के विवाद में दो पक्षों ने बेखौफ होकर फायरिंग की। ना पुलिस का डर ना कानून का खौफ नजर आया। जमकर तोड़फोड़ हुई। इलाके में फायरिंग से दहशत मच गई और 2 जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। बरेली के हाईवे पर जबरदस्त तांडव दिखाई दिया। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके से भाग रहे एक शख्स की कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा टकराई। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब फायरिंग हो रही थी तभी रोड से निकल रहे एक शख्स का बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है और उसकी देखिए कार कैसे रोड के नीचे गिर जाती है। और उधर राजस्थान के जोधपुर में भी बवाल हुआ है। विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर ईंट और पत्थरबाजी हुई। एक विशेष समुदाय की तरफ से पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पेट्रोल बम से हमला करने की बात भी सामने आई है। वहीं पथराव करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस ने एक्शन करना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के सुरसागर इलाके में उपद्रवियों ने जिस जगह पत्थरबाजी की वहां एक बार फिर भारी पुलिस बल पहुंचा और लोगों को खदेड़ रहा है। दरअसल कल रात जोधपुर में एक विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कई घंटों तक ईंट पत्थर चले। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पथराव कर दिया, साथ ही दुकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। जोधपुर में कल जिस जगह ये पूरा बवाल हुआ वहां इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ये कल रात की तस्वीरें देखिए जहां एक अवैध जमीन पर गेट बनाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए और एक विशेष समुदाय की तरफ से जब पुलिस इस मामले को शांत कराने के लिए पहुंचती है तो उनकी तरफ से पथराव कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच में घंटों तक पत्थरबाजी हुई। उपद्रवी हाथों में ईंट पत्थर लेकर बोतलें लेकर गली से निकलते और पत्थरबाजी करते हुए फिर गली के भीतर छुप जाते। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इस दौरान पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया। उपद्रवियों ने एक दुकान में आग भी लगा दी। वहीं नीट पेपर लीक कांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देवघर से चिंटू उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों में चिंटू भी शामिल है। कल ही चिंटू पिंटू का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था और ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेट पेपर लीक कांड में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। देवघर से चिंटू उर्फ बलदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर से चिंटू की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू और पिंटू का नाम सामने आया। आपको बता दें देवघर में चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगामा करने वाले जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी वो कैसे जगह जगह बिखरे हुए हैं। जोधपुर के सुरसागर इलाके में उपद्रवियों के तांडव से हालात ऐसे हो गए कि पूरी सड़क ईंट पत्थरों से पट गई। जगह जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। जोधपुर की तस्वीरें अभी आप देख भी रहे थे। उपद्रवियों ने कांच की बोतलों से ही हमला कर दिया जिसके टूटे हुए कांच सड़कों पर बिखरे हुए नजर आए। इस पूरे घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया। पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत की जिसके बाद हालात को काबू किया गया। घटना के बाद इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है जिसके चलते भारी पुलिस बल की तैनाती मौके पर कर दी गई है।